कानूनों की कमी नहीं है, बहुत सारे कानून बने हैं, तकरीबन 2000 के लगभग आप देखेंगे छोटे बड़े कानून केंद्र और राज्यों को मिला के बने हुए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता। उसका कारण एक बड़ी भयंकर समस्या है पूरे देश में, वो भ्रष्टाचार। जो लोग हैं जो सरकारें चलाते हैं, जाहिर है कि उनको जनता ही चुनती है, तो जनता ऐसे लोगों को चुन देती है जो उसी के लिए परेशानी पैदा करती है। आप देखिए न्यायपालिका की हालत कैसी है, 40 साल तक मुकदमा चलता है, 24 साल चलता है, 30 साल चलता है, 20 साल चलता है। क्या मतलब है? मतलब एक मजाक बन गया है, किधर खत्म हो गया। देखिए, अगर जाति खत्म हो जाता तो शादी में फिर जाति क्यों देखते? आप कहीं भी जाओ, दफ्तरों में जाओ, अदालत में जाओ, हर आदमी किसको ढूंढता है? पहले अपनी जाति को ढूंढता है। आज जो है गांव इलाका देहात क्षेत्र में आप पहुंचे हुए सर, मुख्य रूप से आज पीपीआईडी को लेकर आप चले हैं जी, कि पीछे का जो है उद्देश्य बताया, जो निर्माण कब हुआ और किस लिए हुआ। एक तो धन्यवाद आपका, ये जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आपने ये मौका दिया। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया दरअसल ये कोई अलग से एक स्वतंत्र ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हमने एक आंदोलन का हिस्सा बना करके ये राजनीति की दिशा देश में उसको एक खास डायरेक्शन में ले जाने के लिए, मोड़ देने के लिए इसको पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को हमने शुरू किया, और ये एक संपूर्ण आंदोलन का हिस्सा है। उसमें इसको समझने के लिए संविधान को समझना जरूरी है। जैसे आप प्रियम्बल को देखेंगे, अंग्रेजों के हाथ से ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब शक्ति का जो ट्रांसफर, हस्तांतरण करने के लिए जो आंदोलन चला, जिसको लोग जो है वो स्वतंत्रता का आंदोलन भी बोलते हैं, तो वो हस्तांतरण के आंदोलन के बाद जो उद्देश्य घोषित हुए भारत के संविधान बनाते समय, उसमें आप देखेंगे कि पहला तो यह है कि इस देश को हम एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, और वो भी एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, और इसमें गणतंत्री व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमें इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, और राजनीतिक समानता स्थापित करनी है, आर्थिक समानता स्थापित करनी है, सामाजिक समानता स्थापित करनी है। और इसी तरह उन्हीं उद्देश्यों में, घोषित उद्देश्यों में आप देखेंगे कि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को भारत में जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सुनिश्चित होना चाहिए। आदमी स्वतंत्र होना चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। और चौथा जो उसमें उद्देश्य है कि देश में सभी नागरिकों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, भ्रातृभाव होना चाहिए, और आखिर में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, क्षेत्र का हो, महिला हो, पुरुष हो, उनकी जो डिग्निटी है, यानी अस्मिता जिसको हम बोलते हैं, वो सबको, हर नागरिक को सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए हमने ये भारत का जो संविधान है वो बनाया। तो लेकिन आप देखेंगे ये 75 साल का अगर इतिहास देखें तो इनमें से एक भी उद्देश्य पूर्ति होता हुआ दिखता नहीं, बल्कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे वैसे वैसे ये ज्यादा जटिल होता जा रहा है। ना तो राजनीतिक समानता स्थापित हुई, ना राजनीतिक जो है न्याय सुनिश्चित हुआ, न सामाजिक समानता स्थापित हुई, न आर्थिक समानता स्थापित हुई, न भाईचारा देश में स्थापित हुआ, न व्यक्ति की गरिमा स्थापित हुई। और इन सब में जो रुकावटें हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट जाति व्यवस्था है, और दूसरी गरीबी है, गैर बराबरी, जो आर्थिक गैर बराबरी है, बेरोजगारी है, वो एक बड़ी समस्या है। धार्मिक जो गैर बराबरी है, धार्मिक जो नफरत है, वो एक बड़ी समस्या है। क्षेत्रवाद एक बड़ी समस्या है। और ये सारी जो समस्याएं हैं, इनको आप देखेंगे तो इनकी जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है कि संविधान के हिसाब से उनको देश का माहौल बनाना चाहिए था, शासन प्रशासन बनाना चाहिए था,
कानूनों की कमी नहीं है, बहुत सारे कानून बने हैं, तकरीबन 2000 के लगभग आप देखेंगे छोटे बड़े कानून केंद्र और राज्यों को मिला के बने हुए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता। उसका कारण एक बड़ी भयंकर समस्या है पूरे देश में, वो भ्रष्टाचार है और सरकारी निकम्मापन है। तो अब ये सारा इसका कनेक्शन जो है वो राजनीतिक जो लोग हैं, जो सरकारें चलाते हैं, जाहिर है कि उनको जनता ही चुनती है, तो जनता ऐसे लोगों को चुन देती है जो उसी के लिए परेशानी पैदा करते हैं, उसी के लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं। और उसका कारण यह है कि जनता को खुद इतनी समझ नहीं है कि कैसे लोगों को विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में, राज्यसभा में चुन के भेजना चाहिए। तो ये संविधान का जो क्रियान्वयन है, ये इस देश की एक सबसे बड़ी समस्या है। बल्कि अगर आप चारों तरफ से विश्लेषण करके देखोगे तो ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। कोई भी सरकार हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, स्थानीय सरकार हो, या प्रशासन हो, या जुडिशरी हो, या अर्थव्यवस्था हो, ये सब संविधान के घोषित उद्देश्यों में दिलचस्पी नहीं लेते। इनका अपना अपना तरीका, अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना एजेंडा है, और उसकी वजह से जितनी समस्याएं अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरण के समय थी, वो कमोबेश थोड़ा बहुत इधर उधर करके वैसी की वैसी बनी हुई है। किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि हमारे 1 साल बाद चाइना आजाद हुआ, और आज चाइना दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था भी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी है, टेक्नोलॉजी के मामले में उसने अमेरिका को टक्कर दी हुई है। तो इतना 1 साल के बाद उसने कैसे ये सब उपलब्धि हासिल की है, वो हमें उसके समझना चाहिए, उसकी तुलना करनी चाहिए। हमारे देश में भी जो आयात है सबसे ज्यादा चाइना से हो रहा है। चाहे खाने पीने की चीजें ले लो, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ले लो, तमाम जो भी चीजें आप देखोगे वो ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट होके आ रही। दवाइयां, जो उनका बेस मटेरियल होता है जिससे बाकी दवाइयां बनती हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होता है बड़े पैमाने पे। तो ये तमाम, इधर हम देखें पेट्रोलियम सेक्टर में देखें तो ज्यादातर पेट्रोलियम सेक्टर हमें छोटे छोटे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देश की कुल जो हालात है वो संविधान के उद्देश्यों के हिसाब से नहीं बनी इन 75 सालों में। अगर उनका कारण देखें, सरकारें जो होती हैं वो अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करती हैं। तो अभी तक इस देश में जो सत्ता वर्ग रहा, जो मैं कारण जो हमने आइडेंटिफाई किया, जो पहचान की कि कारण क्या है देश की इस बद हालत का, कारण क्या है, तो कारण यह है कि वो ताकतें जिन्होंने देश में जाति व्यवस्था पैदा की, देश में जिन्होंने गैर बराबरी पैदा की, देश में जिन्होंने आर्थिक शोषण का एक पूरा का पूरा विचार दर्शन पैदा किया, देश में अत्याचार का, भेदभाव का एक पूरा कानून और विधान बना के, व्यवस्था बना के जिसको लागू किया, उन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्हीं लोगों के हाथों में न्यायपालिका आई, और वही लोग बहुमत में प्रशासन में रहे, चाहे केंद्र में देखो चाहे राज्यों में देखो। तो वो जो ताकत है, जिन ताकतों ने ये सब ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी, शोषण, अत्याचार, ये जो सारी चीजें पैदा की, क्षेत्रवाद पैदा किया, और वही ताकतों को जब शासन मिला तो उन्होंने ईमानदारी से वो संविधान को लागू नहीं किया, क्योंकि वो बहुत कम संख्या के लोग हैं और वो चाहते हैं कि बाकी सबके नाम पर, बाकी सबके हिस्से को वो ज्यादा से ज्यादा खाते रहें और खुद को वो मजबूत करते रहें और खुद के हाथ में पूरा नियंत्रण रखें। तो ये हमने विश्लेषण किया कि ये ताकतें जिस विचारधारा की हैं, वो विचारधारा के हिसाब से ये देश को कभी भी समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकते। ये जिनको इन्होंने गर्त में ढकेला हुआ है, नीचे जिनको दबाया, उनको ये कभी भी बराबर हिस्सेदार नहीं बना सकते। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, वो तो सबके लिए बराबरी का किया, और उनका आंदोलन भारत के संविधान में आपको झलकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। अब मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन वो कानून खाली किताबों में बने हुए रह गए, समाज में उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं है।
उन कानूनों के हिसाब से समाज में कोई बर्ताव नहीं है, सोच नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि बाबा साहब ने जिस तरह की राजनीति की कल्पना की, वो राजनीति देश में स्थापित होनी चाहिए, चलनी चाहिए, और सरकारें उन्हीं उन्हीं की विचारों की, सिद्धांतों की होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं है, तो कोई भी सरकार संविधान के प्रति ईमानदार नहीं रह सकती। तो इसलिए लोगों को यह जागरूक करना जरूरी है कि संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, संविधान चाहता क्या है, संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है हमने, और उसके लिए किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह की राजनीतिक पार्टी चाहिए। तो बाबा साहब ने राजनीति की आवश्यकता एक तो ये सुनिश्चित किया, सभी को आदेश दिया कि हर व्यक्ति को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही अधिकार निकलते हैं, और उन अधिकारों की सुरक्षा सत्ता से होती है, जो कि बिना राजनीति के असंभव है। तो इसलिए जो लोग संविधान के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं, अधिकारों की बहाली चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उन्हें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी राजनीति में। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, तैयार करना, राजनीति के महत्व को समझाना, ये बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीति जो है वो समाज की सेवा करने का माध्यम है। यानी लोगों की जो तकलीफें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, देश की जो समस्याएं हैं, उनके लिए आप समाधान करो। समाधान करने के लिए जो जरूरी त्याग करना है, जो जरूरी काम करना है, जो जरूरी कार्यक्रम चलाने हैं, आप उसको चलाओ राजनीति में काम करते हुए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि राजनीतिक पार्टी का काम होता है समाज को एक निर्धारित एजेंडे पे तैयार करना, निर्धारित जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, नैतिक जो सिद्धांत है, और उनके लिए लोगों को तैयार करना, ये राजनीतिक पार्टी का काम है। तो बाबा साहब ने जो राजनीति के लिए और राजनीतिक पार्टी के लिए जो मापदंड रखे, उसके हिसाब से हमें पूरे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी चलती नजर नहीं आई। ज्यादातर का देखें तो व्यक्ति भक्ति, मतलब व्यक्ति पूजा, नायक पूजा, उसमें कैद हैं पार्टियां और उनके कार्यकर्ता, या फिर परिवार भक्ति, परिवार पूजा। तो जब व्यक्ति भक्ति आ जाएगी, परिवार भक्ति आ जाएगी, तो लोगों को राजनीतिक रूप से अपना योगदान देने का खुला मौका नहीं मिलता। फिर वो परिवार की मर्जी पर निर्भर हो जाता है, या वो व्यक्तियों की मर्जी पर निर्भर हो जाता है। इसी तरह से दूसरी जो बड़ी ताकत है देश में जो उभरी, वो हिंदुत्व के नाम पर वो ऐसी ताकत उभरी कि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। तो वो जब शासन में आती है तो वो अपने एजेंडे को लागू करती है। जैसे आरएसएस का आर्थिक जो एजेंडा है कि देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर दो, तो बाकी जो लोग हैं वो कभी भी सत्ता पहुंचने के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, और वो इतने लाचार हालत में बन जाएंगे आर्थिक रूप से कि उनमें ये दम ही नहीं बचेगी, ताकत ही नहीं बचेगी। तो अगर आरएसएस की विचारधारा की राजनीति अगर सत्ता करेगी, तो फिर तो ज्यादातर लोगों ने मुसीबत में ही रहना है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो वो पूरा हमने जो हाल देखा कि सारी राजनीतिक पार्टियों का जो आचरण है वो संविधान की इच्छाओं के विरुद्ध है। आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कानून बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कानून लागू ही नहीं हुए। वो कानून बनाने काम जो है संसद ने कर दिया, लेकिन सरकारों ने ईमानदारी से उसको लागू नहीं किया। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उसका यही तरीका है कि आपको एक ऐसा सत्ता वर्ग खड़ा करना पड़ेगा देश में जो संविधान के प्रति वफादार हो, संवैधानिक नैतिकता के प्रति वफादार हो, और संविधान के इंप्लीमेंटेशन के लिए, मतलब उसके क्रियान्वयन के लिए 100% ईमानदारी से वो काम करे। ऐसी राजनीति चाहिए, ऐसा राजनीतिक दल चाहिए, और ऐसी ही सरकारें चाहिए, और ऐसा ही प्रशासन चाहिए, ऐसा ही न्यायपालिका चाहिए। आप देखिए न्यायपालिका की हालत कैसी है। 40 साल तक मुकदमा चलता है, 24 साल चलता है, 30 साल चलता है, 20 साल चलता है। क्या मतलब है? मतलब एक मजाक बन गया है। न्याय जो है वो लेना एक पूरी तरीके से मजाक का एक आइटम बन के रह गया है। इसी तरह अगर आप प्रशासन को देखें
तो प्रशासन जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा है, क्षेत्रों में बटा हुआ है। यानी प्रशासन उस ढंग से काम नहीं कर रहा। अफसरशाही जो है वो जिस ढंग से संविधान ने जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जिम्मेदारी तय हुई है। अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने इसमें रखूं कि ओबीसी को मंडल रिपोर्ट के बाद नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मिला। एजुकेशन में जब हमने बामसे के माध्यम से संघर्ष किया, सीताराम केसरी साहब से मैं मिला और उनके सामने ये बताया, तो हम चाहते थे कि पदोन्नति में भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला। इसी तरह इंटरव्यू बोर्ड में बहुत खेल होता है। इंटरव्यू बोर्ड में अगर सभी जातियों के लोग रहें, अलग अलग जातियों के लोग रहें, तब तो ठीक रहता है। एक जाति के ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंटरव्यू में उसी जाति के लोग ज्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये ओबीसी के खिलाफ इंटरव्यू सिस्टम बहुत इस्तेमाल हुआ। रिटेन में क्वालिफाई कर रहा है 72%, 80% पे जा रहा है, 70 पे जा रहा है, लेकिन इंटरव्यू में उसको 25% दे दिया, 20 दे दिया, तो उसको नौकरियों से, अफसरशाही से दूर रखने का एक बड़ा खेल हुआ। न्यायपालिका में भी जो जज बनते हैं, आपको मालूम है, हम बहुत समय से ये मांग कर रहे कि जो जैसे आईएएस है, आईपीएस है, तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 212 312 ये आदेश देता है कि आप इंडियन जुडिशियल सर्विस आप बनाएं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने वो सर्विस नहीं बनाई। और वो सर्विस उच्च जो न्यायपालिका है उसके जजों के लिए होनी चाहिए, तो लेकिन वो नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान दिया। इधर सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने ढंग से करते रहने के लिए सरकारों ने संविधान पर ध्यान नहीं दिया। आर्टिकल 310, 309 अगर आप देखें तो 309 बड़ा क्लियर आदेश देता है कि जो सरकार है वो अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून बनाए, मतलब उनकी जो सेवा शर्तें हैं, भर्ती से लेकर के पदोन्नति है, रिटायरमेंट है, छुट्टियां हैं, जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, सबके लिए, जिनको हम सर्विस कंडीशंस बोलते हैं, सेवा शर्तें बोलते हैं, उनके लिए कानून बनाना चाहिए। आज तक नहीं बना। आप रिजर्वेशन देखें, रिजर्वेशन भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। यानी अनुच्छेद 16 जो है वो आधार है उसका, और वो मूल अधिकार है। लेकिन मूल अधिकार है तो उसका कानून बनना चाहिए था, आरक्षण का कानून बनना चाहिए था, आज तक नहीं बना। बाकी सारे कानून बन गए। आप देखेंगे कि मूल अधिकारों पे जैसे अनुच्छेद 14 पे कानून बन गया, 17 पे बन गया, 15 पे बन गया, 19 पे कानून बन गए, लेकिन 16 पे कानून नहीं बना आज तक, आरक्षण के लिए जो कानून बनना चाहिए था। तो ये बहुत सारी चीजें जो 75 साल में बेईमानी से जो नहीं की गई हैं, वो हम जो है उनको हम ठीक करना चाहते हैं। और कोई भी पार्टी ऐसे मामलों में गंभीर नहीं है, क्योंकि सभी को या तो भ्रष्टाचार चाहिए होता है, या भाई भतीजावाद चाहिए होता है, या पक्षपात चाहिए होता है, या जाति पक्षपात कहो या क्षेत्रीय पक्षपात कहो। तो वो सत्ता पर पहुंच तो जाती है लोगों को लुभा करके, लोगों को उल्टे सीधे फायदे करके, उल्टे सीधे लोग लालच दे करके, लेकिन सत्ता पर पहुंचते ही वहां वो या तो भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती हैं, या फिर वो जाति और क्षेत्रवाद की शिकार हो जाती है। और ये देश की जो आज बदहाली है उसके लिए ये हालात जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम ऐसी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं जो संवैधानिक जो नैतिकता है, संवैधानिक जो स्कीम है, योजना है देश को चलाने की, और संवैधानिक जो उद्देश्य है प्रियम्बल में, उद्देशिका में, उनको प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्त और निकम्मापन मुक्त सरकारें दे, निकम्मापन मुक्त प्रशासन दे, निकम्मापन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो न्यायपालिका दे। तो इसलिए हमने ऐसी राजनीति देने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी चाहिए। तो हमने ये 2017 में 29 दिसंबर को इसकी घोषणा की, जिसका रजिस्ट्रेशन हमें 2018 में मिला, अक्टूबर में। और उसके बाद फिर हमने लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम शुरू किया। गांव में हम पहली बार नहीं जा रहे, जहां भी इलेक्शन होता है, यहाँ भी जब लोकसभा का इलेक्शन था तो हमारे साथी इधर गांव में घूमे थे,
बड़ी तादाद में घूमे थे, लेकिन क्योंकि काफी लेट उधर रहा इलेक्शन में घूमने का कार्यक्रम, तो जो वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सका। अभी जो है, क्योंकि हम गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है उनके साथ कैसी धोखाधड़ी हो रही है और कैसी उनको राजनीति चाहिए, और हमें उनको पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक विकल्प के तौर पर है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। तो वो सब समझाने के लिए गांव में जाना जरूरी है। बड़ी आबादी जो है वो गांव में रहती है। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो 70% आबादी गांव में रहती है। अगर बिहार में देखें तो 91% आबादी बिहार में गांव में रहती है। अगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में देखें तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 92% आबादी गांव में रहती है। इसका मतलब यह है कि अगर गांव जागरूक हो जाते हैं, गांव के लोग जागरूक हो जाते हैं, तो सही राजनीतिक पार्टी और सही राजनीति का वो चयन कर सकते हैं। और इसलिए हमें गांव में जाने का कार्यक्रम हमने बनाया है। हम लगातार जा रहे हैं और पार्टी का जो नेटवर्क है वो हम बना रहे, प्रखंड स्तर की टीम बना रहे, ताकि वो प्रखंड स्तर के जो साथी हैं वो अपने अपने इलाकों में गांव में जाकर के ये सब बातें समझाएं जो हम पार्टी के लिए और देश के हालात के लिए, बिहार के हालात के लिए समझाना लोगों के लिए जरूरी है। तो उससे बिहार भी फिर, अगर अच्छे लोग, सही लोग चुन के जाएंगे तो बिहार भी समृद्ध राज्यों की श्रेणी में पहुंच जाएगा। संसाधनों की बिहार में कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है। सिर्फ जैसे समर्पित लोग चाहिए बिहार के लिए, वैसे लोगों को चुनने की जरूरत है। और फिर ये बिहार महाराष्ट्र की तरह, पंजाब की तरह, कर्नाटक की तरह, गुजरात की तरह एक विकसित राज्य जो है वो बन सकता है, और लोगों को पूरे देश में इधर उधर जाकर के पलायन करके रोजी रोटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीजें हम लोगों को समझा रहे, गांव में समझा रहे, ताकि ये जागरूक हो सके और सही निर्णय ले सके राजनीति में। एक सवाल लेंगे आपसे जी। कि आपने बहुत कुछ एक लाइन में बता दिए कि जो है जाति व्यवस्था जी या फिर राजनीतिक पार्टियां का भी कुछ आपने जिक्र किया। जी। क्या हमारे भारत में जो है अभी मुख्य रूप से जैसे भी हो जाति व्यवस्था में लोग जो है जकड़ा हुआ है, कैसे उससे निकल सकते हैं या कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है, बताइए। ये बड़ा आसान है, इसका तरीका आसान है, लेकिन उसका क्रियान्वयन मुश्किल है। देखिए, जहर जब उसका असर शरीर में से मारना होता है तो जो है ना, वो जूस नहीं पिलाया जाता मीठा, है न चटनी चटाई जाती है। तो वहां कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? जहर से ही बना हुआ इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो जाति जैसे बनी है, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर एक पूरा रिसर्च पेपर बनाया, रिसर्च करके किताब लिखी। पहला जो खंड है उनके वाग्मय का, उनके जो पूरे साहित्य का, वो जाति से ही भरा हुआ है। जाति बनी कैसे, जाति के आर्थिक नुकसान क्या है, जाति के राजनीतिक नुकसान क्या है, जाति के सामाजिक नुकसान क्या है, जाति के शैक्षिक नुकसान क्या है, जाति के राष्ट्रीय स्तर पर कितने नुकसान हैं। अगर जाति रहेगी तो देश की जो एकता है वो कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। अगर जाति रहेगी तो देश की जो आजादी है ये कभी भी खतरे में पड़ जाएगी और कभी भी देश दोबारा गुलाम बन जाएगा। ये बाबा साहब ने उसमें बताया हुआ है। और जाति के रहते हुए देश में कभी भी ईमानदारी से और सच्चे ढंग से जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र, वो स्थापित नहीं हो सकता, वो सफल नहीं हो सकता। तो जाति बनाई ब्राह्मणों ने, ऐसा बाबा साहब ने उसमें बताया। और उन्होंने बताया कि क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा सम्मानित वर्ग था, तो उन्होंने अपने आप को जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कैद कर लिया। बाकियों की एंट्री अपने वर्ग में उन्होंने बंद कर दी। तो जब वो प्रवेश बंद कर दिया तो ऐसे ही क्षत्रियों ने किया, फिर ऐसा ही वैश्यों ने किया। और शूद्रों में क्योंकि जो काम है, पेशे थे, जो धंधे थे, वो बहुत ज्यादा थे, हजारों की संख्या में थे। तो वो फिर हजारों की संख्या में बट गए, हजारों जातियां उनमें बट गई। और फिर उन्होंने इसको, जाति को सख्त किया। और मनु स्मृति, जो पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु थे,
जिनका नाम सुमति भार्गव था, ब्राह्मण थे वो, उन्होंने मनुस्मृति में जो विधान बनाया उससे जाति को और ज्यादा मजबूत कर दिया। अब ये जाति की बनावट से लेकर के जाति में शादियां प्रतिबंधित हो गई, अपने अपने पेशे में ही शादी करेंगे, बाहर करेंगे तो उनके लिए बड़ी सजा उसमें बना दी गई। और उसका जो अंजाम हुआ, क्या कुछ है क्या? जो जाति जो है एक अनिवार्य संस्था बन गई और उसने जो हथियार उठाने वाली एक जो कौम थी छोटी सी संख्या की बन के रह गई और देश बार बार जो है विदेशियों ने आकर के उसको लूटा, गुलाम बनाया। ये सब जाति के कारण हुआ। तो इसको लोगों को समझाना होगा कि जाति बनी कैसे, किन्होंने बनाई। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जाति संस्था का निर्माण किया, ऐसा बाबा साहब ने उसमें निष्कर्ष निकाला हुआ है। तमाम सारे उन्होंने उदाहरण दिए हुए। ये बात जब हम लोगों को समझाएंगे तब जाति के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। लोगों को समझ में आ जाए ये तो बकवास चीज है, भाई ब्राह्मणों ने बनाई तो उनको वापस कर दो, वो अपना माने। उनमें सैकड़ों जातियां हैं ब्राह्मण वर्ग में और वो उसमें भी ऊंच नीच है, वो भी आपस में शादियां नहीं करते जो उनकी जो ऊंच नीच के हिसाब से। तो ये अगर हम जाति बनी कैसे है, इससे किसको फायदा था और उनको कैसे उन्होंने मजबूत किया इसको, ये चीज समाज में देश में विस्तार से अगर लोग समझ जाएंगे तो फिर जाति का भूत उनके दिमाग से वो निकल जाएगा। आप बोलते हैं जाति व्यवस्था जो है ब्राह्मणों के द्वारा आया जी, देश में, जी। लेकिन हमारे कई ऐसे ब्राह्मण दोस्त हैं और राजपूत दोस्त हैं, कहना है उन लोग का कि जाति व्यवस्था अब खत्म हो गया। नहीं, किधर खत्म हो गया? देखिए, अगर जाति खत्म हो जाता तो शादी में फिर जाति क्यों देखते? आप कहीं भी जाओ, दफ्तरों में जाओ, अदालत में जाओ, हर आदमी किसको ढूंढता है? पहले अपनी जाति को ढूंढता है कि भाई मेरी जाति का कोई आदमी है कि नहीं। चारों तरफ जुगाड़ लगाएगा, फोन करेगा, अपने रिश्तेदारों को करेगा, अपनी जाति के ही संपर्क ढूंढता है सबसे पहले। और आप अगर इसमें इंटरव्यू सिस्टम देखो, सबसे बड़ा जो मैंने बताया, इंटरव्यू में देखो कि इंटरव्यू में किन जातियों का बहुमत रहता है। जैसे बिहार मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या बिहार सिविल सर्विस कमीशन है, आप उसके इंटरव्यू बोर्ड की रचना देखो। केंद्र में जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, उनके इंटरव्यू बोर्ड की रचनाएं देखो, आपको साफ नजर आएगा। कोई भी आयोग बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, आप देखिए कि उनमें जाति आपको दिखेगी, पूरा आपको भरपूर जो है जाति का असर दिखेगा। जैसे मैंने बताया, आप शादियों के बारे में सब आप जातियों में ही शादी करते हैं। फिर उसके बाद आप जो पार्टियां होती हैं, खाने की दावत जो होती है शादियों की, किसे बुलाते हैं? सबसे ज्यादा अपनी जाति वाले को बुलाते हैं ना। तो किधर खत्म हो गया? मतलब ये वो इसलिए कह रहे कि उनकी संख्या कम है, अब वो घिर चुके हैं क्योंकि उन्होंने जाति बनाई। हम ये पूरे देश में पिछले कई सालों से लोगों को बता रहे हैं। बाबा साहब का जो साहित्य है, पहला जो वॉल्यूम है, पहला जो खंड है, वो जाति की पूरी हिस्ट्री जो है, पूरा इतिहास तथ्य जो है वो सामने लाता है। और हम ये जो आंदोलन है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है, मूल्यवासी आंदोलन है, पिछड़े वर्ग के तमाम जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, वो अध्ययन कर रहे और वो बता रहे लोगों को। तो उसके बताने के बाद में अब हो क्या रहा है कि जाति की पहचान के आधार पर, जैसे बिहार की जनगणना हुई, तो बिहार की जनगणना में जो ब्राह्मण है वो 3% से कम आया और जो ठाकुर, राजपूत, भूमिहार, ये सब, इनकी आबादी कितनी आई? 3% से कम ही है, सबकी 3 के आसपास होगी। लेकिन इसमें जब पता चल गया भाई यादव है जैसे 14.5%, सबसे ज्यादा आबादी उसकी है। फिर उसके बाद में कुर्मी हो गए, उसके बाद में कोरी हो गए, उसके बाद में दूसरी जातियां हैं तमाम, आप देखेंगे। और ये सबको अगर मिला दो तो ये 92% आबादी बिहार में है। तो 92% है तो दूसरा सवाल अब खड़ा होगा ना राजनीतिक तौर पे कि 92% जब इस देश की मूलनिवासी लोग हैं बिहार में, तो सरकार भी उन्हीं की होनी चाहिए। ये 2.5-3% के जो विदेशी जो नस्ल के लोग अपने आप को जो बताते रहे आज तक कि भाई हम आर्यन हैं, बाहर से आए हैं, हमारी नाक लंबी थी, रंग गोरा था, ये था वो था, हम बड़े श्रेष्ठ थे, हमने यहाँ के लोगों को हराया, गुलाम बनाया, ये सब पढ़ाते नहीं ना इतिहास में।
तो पढ़ाते रहे तो भाई वही हम समझा रहे लोगों को कि भाई ये बाहर से आए हुए हैं। और यही हालत आप देखेंगे जैसे मुसलमानों में जाति है ना, लेकिन उनमें केवल 2% लोग विदेशी नस्ल की जातियां हैं, बाकी 98% मूल निवासी जातियां हैं जो कन्वर्टेड है, शूद्रों में से, अछूतों में से, आदिवासियों में से। तो अब वो भी सब बात धीरे धीरे उनको समझ आ रही है। तो इनको ये अब समझ में आ गया कि अब हम सत्ता पे नहीं आ सकते अगर जाति जो है वो लोगों को समझ में आएगी। तो जाति जनगणना रोकने का क्या कारण है? इतने सालों से जो रुकी है उसका यही कारण है। अभी मोदी ने अनाउंस किया है, लेकिन वो उसकी आप देखो जब से वो जो है सत्ता में आया है तब से यही कर रहा है। जो घोषणा करता है, वायदे करता है, वो थूक के चाटता रहता है, एक भी पूरा नहीं किया। जिन जिन बीमारियों के लिए, जिन जिन बुराइयों के लिए कांग्रेस को गालियां देता रहा, वो उनसे आगे चल करके सारी बुराइयां उसने पैदा की देश में। तो अभी देखिए जैसे कर्जा है, कांग्रेस को मान लीजिए अगर करते तो उन्होंने 55 लाख करोड़ का कर्जा देश को दिया केंद्र सरकार से। अभी इसने 217 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। तो जितना पूरे 65 साल में नहीं हुआ, इसने 10 साल में कर दिया, वो दिगुना तिगुना कर दिया। राज्यों का आप देखें, इतना भयंकर कर्जा राज्य सरकारों के पास पहले नहीं था, लेकिन ये जब से आए हैं, जब से इनकी सरकारें बनी, मतलब खुल के कर्जा लिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज कर्जा देने वाली जो एजेंसीज हैं वो अपना कर्जा मांग लें तो देश की नीलामी हो जाएगी। सारे लोगों की आबादी जितनी भी है हमारी 140 करोड़, सब नीलाम हो जाएंगे, फिर भी कर्जे की पूर्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कुल जीडीपी का, कुल जो हमारी संपत्ति है उसका 81% कर्जा ले लिया है, तो इसने सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये अब लोगों को समझ में आने लगा है। अगर अब आप देखेंगे इसके उलट जो तस्वीर है, आज कितनी फद्द पड़ रही है पूरे दुनिया में, देश को जो है बेइज्जत होना पड़ रहा है, हर क्षेत्र में बेइज्जत होना पड़ रहा है। गरीबी का लो, शिक्षा का लो, हमारी आर्थिक हालत यहाँ आकर के लोग देखें तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ तो देश की राजधानी में जगह जगह भीख मांगते लोग मिलते हैं, देश की राजधानी में झुग्गियां डाल के रहना पड़ रहा है उनको, और बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, बलात्कार महिलाओं के साथ इतने होते हैं। मतलब आप किसी भी राज्य में देखो, देश की राजधानी में देखो, राज्यों की राजधानी में देखो, ऐसा ऐसा हो गया है कि पुलिस अपराध कराने वाली एजेंसी जैसे लगती है, बजाय इसके कि अपराधियों को शिकंजा कसे और लोगों को भयमुक्त, जैसे संविधान में उद्देश्य है स्वतंत्र जो है ना वो लोग जीने चाहिए, पर कैसे जिए? चारों तरफ तो लोगों के सामने अपराधी घूम रहे। दो सवाल आपसे लास्ट करेंगे, उसके बाद खत्म नहीं होगी, हाँ। बहुत लंबा। अभी देखा जा रहा था हाल के दिनों में जो है संविधान वगैरह, संविधान की किताबें जलाए जा रहे थे। अभी सरकार ऐसा कुछ है, हिंदू राष्ट्र की मांग किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र और संविधान जलाना एक ही बात है, क्योंकि वो भी जिन्होंने संविधान जलाया था जंतर मंतर पे दिल्ली में, वो तो ब्राह्मण ही थे ना। तो अभी ब्राह्मणों को मतलब कुछ तो होंगे जो वफादार भी होंगे, ऐसा नहीं है, देश में लोकतंत्र के वफादार भी होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस संविधान को संविधान सभा में मंजूरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें तो 60% ब्राह्मण ही थे संविधान सभा में। और राजे महाराजे जो है, जिनको आप ठाकुर कह सकते हैं, राजपूत कह सकते हैं, जो है वो जमींदार वगैरह हैं, मुस्लिम भी रहे होंगे, दूसरे रहे होंगे, ये सब मिलाकर के 90% लोग तो यही थे संविधान सभा में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ईमानदार भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो संविधान को जलाया जिन्होंने और जो संविधान की खिलाफत करते हैं, उनको आप पूछो, चर्चा करो। मैं जब भी चर्चा करता हूं घुमा फिरा के आरक्षण पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते कि इस संविधान के माध्यम से देश की तमाम जातियों को, तमाम समुदायों को उनकी हिस्सेदारी का हिस्सा उनको नौकरियों में मिले, न्यायपालिका में हिस्सा मिले, मीडिया में हिस्सा मिले, और उद्योगों में हिस्सा मिले। आर्थिक जो पूरा तंत्र है देश में, इन सभी जातियों को इनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सबको बेवकूफ बनाते रहे हम हिंदू के नाम से, धर्म के नाम से, और इन सबका हिस्सा हम खाते रहें।
धर्म की गुट्टी इनको पिलाते रहें। तो वो सारा का सारा अपने हाथ में केंद्रित करना चाहते हैं सबके नाम पर, इसलिए वो ये संविधान की खिलाफत भी करते हैं, संविधान को जलाते भी हैं। और ये सारे जो 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 ये पूरे ड्रामा है वो सिर्फ इसी वजह से होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का भी जो मकसद है वो वही है। हिंदू राष्ट्र क्या है? ब्राह्मण खुद को हिंदू नहीं बोलता। आप ज्यादातर देखेंगे औरंगजेब को उन्होंने लिख के दिया था कि हम हिंदू नहीं है, हम तो आप ही की तरह आर्य लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं। ये तो उसके लिखित दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेज है। अभी भी आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बहुत कम ब्राह्मण होंगे जो खुद को हिंदू बोलेंगे, नहीं ब्राह्मण ही बोलेंगे। आप देश में आप देखिए, जब लोग परिचय करते हैं ना एक दूसरे का, तो परिचय करने में जब तक जाति तक नहीं पहुंचते परिचय पूरा नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या है भाई? क्यों हम तो कह रहे हैं उनको, हम तो ब्राह्मणों को भी कह रहे हैं, और जो ब्राह्मणों की दोस्त जातियां हैं, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, हम तो कह रहे हैं जाति मिटाने का आंदोलन चलाओ ना भाई, हम तो चला रहे। लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं, जाति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जब जाति के अनुसार उनकी संख्या उनको याद दिलाई जाती है और उनको बताया जाता है तुम ज्यादा क्यों ले रहे हैं अपनी संख्या से, तो बाकी जातियां फिर ये क्या करेंगी? इनको तो मिलेगा नहीं ना। अगर एक जाति देश की 50% नौकरियों पर कब्जा करेगा तो वो 50% कौन सी जातियां हैं जिनका नुकसान होगा, जिनके हिस्से का वो खाएगा? तो वो इसके लिए आगे नहीं आते। जाति मिटाने का आंदोलन ब्राह्मणों ने आज तक नहीं चलाया। आप किसी भी ब्राह्मण से पूछें कहीं भी कि भाई आप अगर जाति जो है खत्म करना चाहते हो, जाति मिटाने का आंदोलन क्यों नहीं चलाते आप? भाई अंबेडकरवादी लोग चला रहे, ये ब्राह्मण क्यों नहीं चलाते? वो हमारे अंदर तो घुसना चाहते हैं। अरे क्यों घुस रहे भाई? तुम अपना चलाओ ना, ब्राह्मणों का अलग से संगठन बना के जाति के विरुद्ध आंदोलन चलाओ, जाति नष्ट करने का आंदोलन चलाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा ब्राह्मण कभी भी जाति नष्ट करने का आंदोलन नहीं चलाएगा, ना उसका समर्थन करेगा। तो वही हम देख रहे हैं 75 साल से देश में यही सब चल रहा है। ब्राह्मण जो है जाति के नाम पर सबको गाली देगा, लालू को देगा, मुलायम सिंह को देगा, मायावती, सबको बोलेगा, सबको जाति के नाम से पुकारेगा, दलित नेता, यादव नेता, कुर्मी नेता। ब्राह्मण अगर होगा राजनीति में तो उसको राष्ट्रीय नेता पर बोलेगा। तो ऐसा क्या है भाई? वो ब्राह्मण नेता बोलना चाहिए ना, बनिया है तो बनिया नेता बोलना चाहिए, ठाकुर है ठाकुर नेता बोलना चाहिए। तो ये वो नहीं बोलते, उनको राष्ट्रवादी राष्ट्रीय नेता बोलेंगे। क्यों भाई? ये भी तो राष्ट्र के हिसाब से बहस करते हैं, बात करते हैं। क्या करते हैं ये अपनी जात की बात करते हैं क्या? बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को वित्तीय व्यवस्था दी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया, तमाम मजदूरों को कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी से शाही शानदार बराबरी की जिंदगी देने के लिए तमाम लेबर कानून दिए बाबा साहब अंबेडकर ने, जब वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे। लेबर महिलाओं को तमाम सुविधाएं दी, प्रसूति अवकाश दिलाया उन्होंने, बराबर के काम के लिए बराबर तनख्वाह दिलाई महिलाओं को, और उनको बराबर का सम्मान दिलाने के लिए, संपत्ति में बराबर का हक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल उन्होंने पेश किया, और वो 70% पास भी हो गया। लेकिन ब्राह्मणों ने नेहरू पे दबाव बना के बाकी का 30% वो पास नहीं होने दिया, और वो एक फेलियर हो गया उसका, जिस पर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब ओबीसी के लिए 340 दिया, लेकिन वो भी जब कमीशन नहीं बनाया तो उस पर भी बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सब जो बाबा साहब ने जितना दिया, वो तो चाहते थे जाति खत्म हो। 1932 में जब महात्मा गांधी और बाबा साहब का समझौता हुआ था, जो डबल वोट का अधिकार था ना, कम्युनल अवार्ड जो दिया था अंग्रेजों ने, जिसमें अछूत जो थे 2 वोट डाल सकते थे, एक तो अपना उम्मीदवार खुद चुनते, एक जनरल का चुनते। तो उस पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। तो वो जब समझौता हुआ था तो महात्मा गांधी और कांग्रेसी जो लोग थे, ब्राह्मण जो थे, उन्होंने सबने ये वायदा किया था कि 10 साल में छुआछूत और जातिवाद देश से हम खत्म कर देंगे। ये बात बाबा साहब ने 1942 में याद दिलाई। तो गांधी जी का ये जवाब था कि सारे वायदे पूरे करने के लिए नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये लोग जातिवाद मिटाना नहीं चाहते, ये जातिवाद रखना चाहते हैं। जैसे ही जो ओबीसी एससी एसटी के लोग
चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो और ब्राह्मण धर्म मानने वाले हो, ये इकट्ठे होकर के जब अपनी संख्या का जब हवाला दे करके आगे बढ़ते हैं तब उनको जातिवाद याद आता है। आज जो है पीपुल्स ऑफ इंडिया का पीपल्स जो है पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ का जो है अभी आज आप लोग जब प्रसार कर रहे हैं, जी आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं। जी 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 कारण क्या हो सकता है? जी कारण ये है कि एक तो अभी हमारा जो पार्टी का जो संगठन तंत्र जितना फैला हुआ होना चाहिए था वो नहीं है, तो वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, जैसे प्रचार के लिए जितने साधन संसाधन होने चाहिए, अभी जैसे मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं बाइक पे घूम रहा हूँ अपने साथियों के साथ ना, पैदल भी हम चल पड़ते हैं, कहीं कहीं साइकिल पर भी बैठना पड़ता है पीछे, वो भी एक आनंददायक चीज होती है। तो हम सब इस्तेमाल करते हैं संसाधनों की कमी की वजह से। अभी सामने विधानसभा चुनाव है, जी 2025 में होना है। कहाँ कितना तक जो है ये आपका जो पार्टी जो है कितने सीट से जो है बिहार में लड़ने का क्या कोई ऐसा हमने देखिए ये निर्णय लिया है कि हम पूरी 243 सीट लड़ेंगे। ये अवसर है हमारे लिए लोगों को समझाने के लिए उनके बीच में जाने का, तो इस अवसर को हम खोएंगे नहीं, लोगों को समझाएंगे। हमारा जो आंदोलन है इन सारी एससी एसटी ओबीसी को, सभी धर्मों के, इनको हम एक मूल निवासी समाज बनाना चाहते हैं देश में, और केवल समाज नहीं बनाना चाहते, सत्ताधारी समाज बनाना चाहते, क्योंकि ये मूल निवासी हैं तो इनका अधिकार है, इनका पहला अधिकार है देश की सत्ता पर, देश के आर्थिक संसाधनों पर, उद्योगों पर, शिक्षा पर, देश की नौकरियों पर, न्यायपालिका पर, पुलिस पर, फौज पर, सब पर इनका पहला हक है, क्योंकि ये इस देश के मूल निवासी हैं। और वो हक जो है इनको मिलना चाहिए, और वो तब मिलेगा जब ये बात इनको समझ में आएगी। तो इलेक्शन जो है इस बात को समझाने का सबसे प्रभावी और सबसे बढ़िया माध्यम है। इसलिए हम बिहार में 243 की 243 सीटें हम लड़ेंगे। उसमें हम ये 100 से ऊपर सीटें हम जीतने का हम प्लान बना करके चल रहे हैं, और वो सीटें हम जून में उनको हम आइडेंटिफाई कर देंगे, और वो आइडेंटिफाई करके विशेष तौर पे उनका हम इंतजाम करेंगे, प्रबंध करेंगे, और जो जरूरी है बूथ स्तर तक हम पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। हमने जिले पर भी मजबूत टीमें जो है वो बनाने का फैसला किया है। तकरीबन 24 या 28 जिलों में हम मजबूत टीमें बना चुके हैं। जिला स्तर पे हम प्रखंड स्तर पे बना रहे हैं, प्रखंड के साथ फिर हम गांव में हम टीमें बना रहे हैं, और गांव के साथ में हम बूथ स्तर तक हम कम से कम हर बूथ पे 10 आदमी हमारे होने चाहिए, जो इस सोच के होने चाहिए और लोगों को समझा करके देश में बहुत पार्टियां हैं, आपके पार्टी में लोग क्यों आएगा? ये सब जो मैंने बताया ना, हम देश में एससी एसटी ओबीसी ये कुल मिला के 6000 जातियां हैं, तो इन टुकड़ों को हमें इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके इनको देश की शासक जमात बनाना है। देश हम पार्टी बदलने के प्रति बहुत ज्यादा मतलब जो है ना वो दिलचस्पी नहीं रखते कि आज ये पार्टी आ गई कल वो आ गई। हमारा काम है सत्ता वर्ग बदलना। जो आज सत्ता वर्ग है वो इन सभी जातियों के हित का नहीं है। हम चाहते हैं फुले और अंबेडकर के विचारों का, संविधान के उद्देश्यों का ईमानदारी से उन पर चलने वाला, उनको लागू करने वाला, उनको उपलब्ध कराने वाला एक शासक वर्ग बनना चाहिए। जो ये जातियां मिलकर के, इनके बीच से हम जाति निकालने में लगे हुए हैं, हम इनको समझा रहे जैसा आपको बताया, और इनको निकाल के हम इन्हें एक ठोस समाज बनाना चाहते हैं और शासक वर्ग बनाना चाहते हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल? मैं ये संदेश दूंगा कि जितना भी हमारा मूल निवासी समाज है पूरे देश में और बिहार में, वो अपने जो महापुरुष हैं उनके विचारों को वो अध्ययन करे, उनके दर्शन को अध्ययन करे, और उनका प्रचार प्रसार करे, और उसी के वफादार राजनीति का वो समर्थन करे, जो संविधान को ईमानदारी से लागू करने के लिए जो काम करें, राजनीति करें, और सत्ता में आकर के सत्ता का इस्तेमाल करें। तो मैं यही सबसे विनती करता हूं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया
इस बात के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं और समर्पित हैं। हम पूरे देश में हम जो है वो काम कर रहे हैं और पूरे देश में काम करते करते बिहार में भी हम ये मजबूत संगठन खड़ा कर रहे बता दीजिए, हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह धम्बी है। मैं पहले मैंने विद्यार्थी जीवन से बामसेब में सहयोगी के तौर पे काम किया, फिर DS4 में काम किया, फिर बहुजन समाज पार्टी में काम किया और नौकरी लगने के बाद मैंने पूर्णतः बामसेब में काम किया। मैं बामसेब का तम अलग अलग जिम्मेदारियों में रहा, अलग अलग राज्यों के प्रभार भी मेरे पास रहे। बिहार का भी 2004 में मैं प्रभारी रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा और नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मैं डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ केंद्रीय सचिवालय सेवा से। सीनियर ग्रेड की सेवा होती है और नौकरी से जब मैं रिटायर्ड हो गया तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई समाज की सेवा करनी है। तो मैंने बाबा साहब का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि राजनीति जो है समाज की सेवा करने का माध्यम है। तो मुझे भी लगा समाज की सेवा करने के लिए राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए और मुझे पूरे आंदोलन की जो पूरी भूमिका है, प्लानिंग है, स्कीम है, उसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया मुझे सबसे बेहतर लगी। ये सबसे वफादार, सबसे मजबूत और कटिबद्ध जो है वो पार्टी है आंदोलन के लिए। तो इसलिए फिर मैंने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपने आप को मेंबरशिप लेके फिर काम करना शुरू किया। इस समय मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और अभी बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं सारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।